Children, today we will start chapter 4 of geography, that is agriculture. Now in this chapter हमें पता चलेगा कौन कौन सी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कौन सा एग्रीकल्चरल लैंड होता है, कहाँ पे कौन सी एग्रीकल्चर का टाइप होता है, एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. Now India is an agriculturally important country. India क्या है, एक बहुत एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट कंट्री है. Why? Because 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. जो 2/3 पॉपुलेशन है, मतलब अगर पॉपुलेशन के 3 हिस्से कर दिए जाए उसमें से 2 हिस्से में जो लोग हैं वो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हैं. एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली एक्टिविटी है जो प्रोड्यूस करती है बहुत सारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं. बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. अब फूड ग्रेन करने के बजाय वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से प्रोड्यूस करती है रॉ मटेरियल्स जो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में काम आता है. कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल? क्या कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप नेम कर सकते हो जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पर बेस्ड हैं? मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एट्सेट्रा और ऑल्सो एक्सपोर्टेड. सो काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं हम लोग. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. अब एग्रीकल्चर हमारी कंट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. वाई? बिकॉज सदियों से फार्मर्स जो थे वो अपने लैंड पे उगाते थे, उसी को ही कंज्यूम करते थे और उसी के हिसाब से चलते थे. सो इंडिया हमेशा से ही एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री रही है. तो इसी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो एक ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आप देखो जितने भी राजा महाराजा थे उनका जो मेन रेवेन्यू था वो था लैंड रेवेन्यू. जो उगाते थे, जो बेचते थे, उससे जो फार्मर्स को पैसा मिलता था उसी से वो रेवेन्यू पे करते थे. और उस टाइम पे किंग्स और क्वींस का भी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो इसी से ही आता था. सो एक एग्रीकल्चर एक बहुत पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री की. एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं वो भी चेंज होते गए, और वो चेंज होते गए डिपेंडेंट अपॉन फिज़िकल इन्वायरमेंट की डिपेंडेंस पे, फिर टेक्नोलॉजी के उस पे, और सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस पे. सो बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है. कल्टीवेशन मेथड्स जो चेंज होती जा रही हैं विथ टाइम. फर्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिज़िकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशो कल्चरल प्रैक्टिसेस. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटेनेंस टू कमर्शियल टाइप. अब फार्मिंग जो है वो वेरी करती है सब्सटेनेंस और कमर्शियल टाइप पे. सब्सटेनेंस क्या होता है? जो फार्मर्स जो उगाते हैं और उगाते हैं एंड अपने कंजम्पशन के हिसाब से वो उसको कंज्यूम करते हैं या थोड़ा बहुत सेल करते हैं. बेसिकली वो अपनी नीड के हिसाब से उगाते हैं. सो दैट इज़ सब्सटेनेंस, कि वो अपने आप को सब्सटेन कर रहे हैं. ओके. एंड कमर्शियल टाइप जो फार्मर्स उगाते हैं सेल या एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको वो कमर्शियल टाइप फार्मिंग करते हैं. अपने आप को जो सस्टेन करने के लिए बनाते हैं वो सब्सटेनेंस टाइप फार्मिंग करते हैं, जो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए करते हैं. At present,
in different parts of India the following farming systems are practiced. तो कौन कौन सी हमारे कंट्री में प्रैक्टिस करी जाती हैं फार्मिंग? फर्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. नाउ व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग? सबसे पहले प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव का मतलब वो होता है जो बेसिकली पुराने ज़माने से एसोसिएटेड होता है और उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं होता है. अगर आपसे बोले कोई प्रिमिटिव स्टेप्स ले रहे हो मतलब आप कोई बहुत पुराने ज़माने के स्टेप्स ले रहे हो. ओके, तो प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है? जो अपने कंजम्पशन के लिए पुराने तरीक़ों से फार्मिंग होती है उसको बोला जाता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. This type of farming is still practiced in a few pockets in India. In a few pockets का मतलब होता है कि कई जगहों पे, मतलब बहुत छोटी जगहों पे अभी भी प्रैक्टिस करा जाता है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. अब जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है उसको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में, मतलब छोटे पैच जो लैंड के होते हैं उस पर उगाया जाता है और प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करे जाते हैं लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स और फैमिली का कम्युनिटी लेबर, मतलब फैमिली ही मिलजुल के उसमें काम करती है, लेबर करती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to crops grown. अब ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग वो किस पे डिपेंड करती है? उस पर ज़्यादा इरिगेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है. बेसिकली वो मॉनसून पे, बारिश पे डिपेंडेंट है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल पे डिपेंडेंट है और सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, और कैसे सूटेबल है कि नहीं है जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उधर की, और उसी हिसाब से जो क्रॉप्स हैं उनको उगाया जाता है. तो इसमें भी बेसिकली 3 टाइप पे डिपेंड कर रही है ये फार्मिंग. एक है पहला मॉनसून, सेकंड इज़ नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड थर्ड इज़ सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस. ओके, it is a slash and burn agriculture. Farmers clear a patch of land to produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. Now, slash and burn agriculture ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है इन्वायरमेंट के लिए. कैसे? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो एक छोटा सा पैच, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे, इधर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे वो काम करते हैं. ओके, और हमने अब इधर पढ़ा कि जो फार्मर्स होते हैं, अगर फॉरेस्ट होता है तो वो उसको क्लियर कर देते हैं, उस पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं और वहाँ पे अपनी फसल वगैरह उगाते हैं, या जो भी फूड क्रॉप्स उनको चाहिए होती है अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए, उनका पेट भरने के लिए. पर टाइम के साथ जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो वो ये नहीं कि उसको मैन्योर वगैरह डालें और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करें, वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो उस डिग्रेडेड लैंड को छोड़कर किसी और पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं. मतलब अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है तो उसको फिर काटते हैं और वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करते हैं फिर से क्रॉपिंग एंड एग्रीकल्चर. सो आप देख रहे हो कि उनको हर बार एक फ्रेश पैच ऑफ लैंड चाहिए होता है. So when the soil fertility decreases,
The farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. जो farmers होते हैं वो shift करते हैं और clear fresh patch of land को ढूंढते हैं, उसको clear करते हैं और वहाँ पे cultivation करते हैं. इस type of shifting allow करती है nature को कि वो replenish कर सके अपनी soil की fertility. Through natural processes, land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. Now over here इसका एक एडवांटेज दिया हुआ है कि अगर जब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है तब नेचर अपनी नेचुरल प्रोसेस, अपनी नेचुरल स्पीड से वो रिप्लेनिश करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. क्योंकि अगर आप सॉइल को छोड़ दोगे वहाँ पे कल्टीवेशन करने के बाद तो जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं ऑफ नेचर वो उस वहाँ पे फर्टिलिटी फिर से मेंटेन कर देंगी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमस यू कैन से. सो इस टाइप में जो लैंड की प्रोडक्टिविटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है. क्यों? क्योंकि फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही कोई मॉडर्न इनपुट लाइक केमिकल्स एंड ऑल दैट, तो वो यूज़ नहीं करते हैं, वो प्रिमिटिव मेथड से ही चलते हैं. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और इसी टाइप ऑफ फार्मिंग को दूसरे नामों से बुलाया जाता है दूसरी जगहों में कंट्री के. कैन यू नेम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स? क्या आप ऐसी टाइप की फार्मिंग को नेम कर सकते हैं? इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामलाव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो जो झूमिंग होती है वो भी एक टाइप का स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. और इसको झूमिंग को कहाँ इस नाम से बुलाया जाता है? असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, मोस्टली दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में. अब पामलो मणिपुर में, दीपा इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. नाउ झूमिंग. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, Conocchio in Venezuela, Roca in Brazil, Misol in Central Africa, Ladang in Indonesia, Ray in Vietnam. In India, this primitive form of cultivation is called bewar or dahiya in Madhya Pradesh, Podu or Pinda in Andhra Pradesh, पामादाबी और कोमन और भृंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वल्त्रे इन द साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झुमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो आप देख रहे हो कि कितना सारा जगहों पर कितने सारे डिफरेंट नेम्स से स्लैश एंड बर्न टाइप्स या प्रिमिटिव टाइप ऑफ फार्मिंग को ही बुलाया जाता है. Rinja lived with her family in a small village at the outskirts of Difu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from a nearby spring. She loves the surroundings and wants to stay here as long as she can. But this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family's search for a fresh patch of land in the next season. Now इधर रिंझा एक लड़की के नाम से there is a small story types कि वो भी स्लैश एंड बर्न का एक जो फैमिलीज करती हैं उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा है. एंड उस पर वो
ये सब तो कर रही है, वो मेहनत कर रही है अपने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, इतने केयर से वो इरिगेट कर रही है फील्ड्स को, बट उसको कोई आइडिया नहीं है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है और नेक्स्ट सीज़न में उसकी फैमिली को दूसरा पैच ऑफ लैंड ढूंढना पड़ेगा। कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंजास फैमिली इज इंगेज्ड इन? क्या इट इज़ written over here /and/burn? Can you enlist some crops which are grown in such farming? Now this is an interesting part. This is your homework कि आपको enlist करने हैं कुछ ऐसी crops जो /and/burn farming में cultivate होती हैं। Okay. Now coming to intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. Now, intensive subsistence farming क्या है? Intensive subsistence farming उन एरियाज़ में प्रैक्टिस करी जाती है जहाँ पे बहुत प्रेशर है लैंड पर। प्रेशर है लैंड पर मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी वजह से जो लैंड पे प्रेशर है वो बढ़ रहा है और इसी वजह से वहाँ पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग भी है, मतलब बहुत लेबर प्रोवाइडेड है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव मतलब बहुत इंटेंस, मतलब इंटेंसिव का तो मतलब पता ही होगा, यू आर इन क्लास 10th, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन। सब्सटेंस फार्मिंग मतलब कि वो इतने सारे लोगों का इतना इंटेंसिवली वो सब्सटेंस करने की कोशिश करिए बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑन लैंड, तो उसको अनाज भी ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा उस लैंड को। सो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इरिगेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है जिससे हाई प्रोडक्शन मिल सके क्रॉप का। हाई प्रोडक्शन क्रॉप का मिलेगा तो जितने लोग हैं उनको खिलाने के लिए फूड भी होगा, तो इसीलिए दे यूज़ बायोकेमिकल इनपुट्स और बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मीन्स। Now can you name some of the states of India where such farming is practiced? क्या आप इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स में नाम कर सकते हैं जहाँ पे अभी भी ये प्रैक्टिस होती है इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग? Now again this is also your homework. तो आपको क्या करना है, आपको first question of the worksheet you have to search a little bit for these two questions. Okay, can you enlist some crops which are grown in /and/burn type of farming? Okay, the second question is can you name some of the states of India where intensive subsistence farming is practiced? So ये दो questions हैं आपके लिए homework. आपको search करना पड़ेगा थोड़ा सा in books और on net. So this is kind of an activity, so I would really appreciate जितने ज़्यादा लोग करें. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative sources of livelihood. Thus, there is enormous pressure on agricultural land. Now for this I have to explain you a little bit. सपोज करो ये एक पीस ऑफ लैंड है, दिस ब्लैक बॉक्स ओवर हेयर, ओके, एंड
सपोज़ ये एक इंसान के पास है जिसके 2 बेटे हैं या 2 चिल्ड्रन हैं, ओके। एंड फिर उसके आगे 3 बच्चे हो गए और इसके भी आगे 3 बच्चे हो गए। तो आप समझ रहे हो कि अब पहले लैंड एक इंसान के पास था, फिर सेकंड जनरेशन में 2 लोगों के पास एक लैंड था, अब 6 लोगों के पास एक ही लैंड है। तो आप देख रहे हो लैंड आगे जितना टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है। राइट टू इनहेरिटेंस, क्योंकि जो भी इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी और उतने हिस्से होते जाएंगे, ओके। सो दिस वॉज जस्ट अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि जिससे मैं आपको बस एक्सप्लेन कर सकूं। तो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीड कर रहा था जिससे लैंड डिवाइड होता जा रहा था सक्सेसिव जनरेशन्स में, मतलब आने वाली जनरेशन्स में और ज़्यादा लैंड डिवाइड होता जा रहा था। और इसी वजह से जो लैंड होल्डिंग का साइज़ था, मतलब अगर एक इंसान के पास जो लैंड बच रही थी वो बहुत छोटी बच रही थी, उसका साइज़ था वो बहुत छोटा था, और इतने छोटे लैंड पे ज़्यादा आउटपुट लाना डिफ़िकल्ट था। हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, मतलब इसमें से जो आउटपुट निकल रहा था वो कम था, इकोनॉमिकल नहीं था इतना। The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternate source of livelihood। अब जो फार्मर्स थे उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मतलब दूसरा रास्ता मतलब उनके पास दूसरा और कोई कमाने का ज़रिया नहीं था, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं था, एब्सेंस थी इस चीज़ की। तो फार्मर्स को क्या करना पड़ता था, उनके पास जितना लैंड है उस उतने में से ही मैक्सिमम आउटपुट लाना होता था। अगर कम लैंड है तो भी उनको बहुत ज़्यादा उसमें से आउटपुट, क्योंकि जितना आउटपुट निकलेगा उनके पास उतना पैसा आएगा और वो उतना अपनी फैमिली को मेंटेन कर पाएंगे। तो उसी लैंड में से उनको अपना घर चलाना होता था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ज़रिया भी नहीं था पैसे कमाने का। सो इसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ता था ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। सो थर्ड क्वेश्चन फॉर द वर्कशीट इज व्हाई राइट टू इनहेरिटेंस लेड enormous pressure on agricultural land. I am repeating it again. Why right of inheritance led to enormous pressure on agricultural land. Okay, and please don't copy the whole paragraph. मैं चाहती हूँ आप अपने वर्ड्स में लिखो, समझ के लिखो। कॉपी अगर मेरे को चाहिए होता तो मैं आपको क्वेश्चंस देती भी ना, क्वेश्चंस आपके समझने के लिए होते हैं। We will do till here only and start with commercial farming in the next video. If you have any doubt relating to the previous chapter or this chapter जहाँ तक हमने करा है, you are free to ask.